हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 भारतीय संविधान के मद को सूची 2 जिस देश से अपनाया गया के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है भारतीय संविधान के मध्य और सूची 2 में है जिस देश से अपनाया गया। ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पहला, ऑस्ट्रेलिया। बी, मूल अधिकार। दूसरा, कनाडा। सी, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। तीसरा, आयरलैंड। डी, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। चौथा, यूनाइटेड किंगडम। पांचवा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कूट। ए, 3512। बी, 3521। सी, 5421। डी, 5412। राइट आंसर ए, 3512। इसकी व्याख्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। राइट आंसर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। आइए इसकी व्याख्या। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार या वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। तीसरा, 5वीं अनुसूची। चौथा, 6ठी अनुसूची। पांचवा, 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 3, 4 और 5। सी, 1, 2 और 5। डी, 1, 2, 3, 4 और 5। राइट आंसर डी, 1, 2, 3, 4 और 5। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) तथा अनुच्छेद 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को अनुच्छेद 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को अनुच्छेद 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व है। अप्रत्यक्ष रूप से पंचम, छठम एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ... को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। खाली स्थान में क्या आएगा आपको बताना है। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949, डी 26 जनवरी 1952। राइट आंसर बी 26 नवंबर 1949। आइए व्याख्या। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है या प्रियम्बल, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में एक्स या डॉट की जगह तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? ए, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बी, दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। सी, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। डी, दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल के अंतर्गत थे। राइट आंसर डी, दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया।
नेक्स्ट, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ए. केशवानंद भारती, बी. राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, सी. गोलकनाथ वाद, डी. सज्जन कुमार वाद। राइट आंसर ए. केशवानंद भारती वाद। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा तत्पश्चात वर्ष 1956 में सज्जन सिंह वाद बनाम राजस्थान राज्य के वाद में आत्मनिर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तदनंतर वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय लिया। चूँकि वर्तमान में नवीनतम निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति, कैसी शक्ति? सीमित शक्ति प्राप्त है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में 73 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ए. समाजवादी, बी. उदार बौद्धिकतावादी, सी. गांधीवादी, डी. उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी. उपरोक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा यह गैर न्यायोचित है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए. प्रत्यक्ष मतदान से, बी. अप्रत्यक्ष मतदान से, सी. लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी. राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राइट आंसर बी. अप्रत्यक्ष मतदान से। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता
राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। चौथा, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए 1 तथा 4, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 2, डी 3 तथा 4। राइट आंसर ए 1 तथा 4 इसमें गलत हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? ए, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है। बी, संसद भंग हो जाती है। सी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। डी, उपरोक्त में से कुछ नहीं होता। राइट आंसर डी, उपरोक्त में से कुछ नहीं होता। आइए इसकी व्याख्या। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने का काम आती है? पहला, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदान का प्रावधान। चौथा, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमान तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन। पांचवा, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2, 3 और 5, बी 1, 2 और 4, सी 3, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। राइट आंसर ए 1, 2, 3 और 5। आइए इसकी व्याख्या। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संचित निधि से मुद्रा निकालने के लिए विनियोजन विधेयक पारित करना पड़ता है। अनुपूरक अनुदानों और लेखा अनुदानों तथा संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत
करके भी लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? ए. जिला मजिस्ट्रेट, बी. राज्य सरकार, सी. विशेष न्यायालय, डी. उच्च न्यायालय। राइट आंसर बी. राज्य सरकार। आइए इसकी व्याख्या। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार को है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ए. भारत का राष्ट्रपति, बी. संसद, सी. भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, डी. विधि आयोग। राइट आंसर बी. संसद। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 11 तक कर दी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। नेक्स्ट, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ए. केवल उच्च न्यायालय को, बी. केवल उच्चतम न्यायालय को, सी. उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय को, डी. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। राइट आंसर डी. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ए. अनुच्छेद 169, बी. अनुच्छेद 200, सी. अनुच्छेद 201, डी. अनुच्छेद 202। राइट आंसर बी. अनुच्छेद 200। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर विचार करता है तथा अपनी अनुमति देता है या रोक लेता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ए 60 तथा 500, बी 50 तथा 450, सी 50 तथा 500,
डी 50 तथा 400। राइट आंसर ए 60 तथा 500। आइए इसकी व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? ए द्वितीय अपीलीय उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में। बी उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। डी उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। राइट आंसर सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। पहला, संघ और राज्यों के बीच संबंध। दूसरा, राज्यों के बीच संबंध। तीसरा, समन्वय के लिए तंत्र। चौथा, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 4। बी केवल 1, 2 और 3। सी केवल 2, 3 और 4। डी 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर डी 1, 2, 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों ही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? पहला, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। दूसरा, नगरपालिका और नगर निगम के लिए निर्वाचन करवाना। तीसरा, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1 और 2। बी केवल 1 और 3। सी केवल 2 और 3। डी कोई नहीं। राइट आंसर डी कोई नहीं। आइए इसकी व्याख्या। संसद के पीठासीन अधिकारियों का निर्वाचन संसद के सदस्य करते हैं। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय न्यायपालिका करती है। नगर पालिकाओं एवं नगर निगम के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इस प्रकार दिए गए सभी कथन गलत हैं। नेक्स्ट, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना।
इस योजना का उद्देश्य है। बी, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हैं। सी, चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। डी, पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल ए, सी और डी। बी, केवल ए, बी और सी। सी, केवल बी, सी और डी। डी, केवल ए और बी। राइट आंसर ए, केवल ए, सी और डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की थी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2017-18 के बजट भाषण में देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केवल वही दल ही चंदा ले सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं। चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिन तक वैध रहेंगे। राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान कर सकते हैं, जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।